ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज पूरी फिजियोलॉजी फिनिश करना इम्पॉसिबल है। तो आज हम क्या करते हैं, आज सिर्फ इनके एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल आपको साफ बात है कि दो तरह के टिश्यूज में देखने को मिलता है जो आपके एक्साइटेबल होते हैं। और आपकी बॉडी में एक्साइटेबल टिश्यू दो ही होते हैं, एक नर्व होती है और एक मसल होती है। उन्हीं में आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल आपने हार्ट में पढ़ना है वो दो तरह का एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है, एक मायोकार्डियम वाला और एक पेस मेकर वाला। ओके, ठीक हो गया, एक मायोकार्डियम वाला और दूसरा पेस मेकर वाला। सबसे पहले मायोकार्डियम वाला पढ़ लेते हैं। जो मायोकार्डियम वाला टिपिकल वेंट्रिकल का जो होता है एक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि तो एक्शन पोटेंशियल से पहले क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना है, -90 या -85 होता है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कंट्रोल करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कंट्रोल करता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये तो आ जाएगा आपका इनिशियली, क्या आ जाएगा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, फिर जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो उसकी वजह से आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, डीपोलराइजेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है, इनिशियली रीपोलराइजेशन होती है, फिर आपका प्लेटो फेज पोलराइजेशन आती है, और फिर आपकी क्या आ जाती है, आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाती है। तो हम इसको यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आप इस तरह से बना लो। और सपोज यहाँ पे -90 है, -90 पे क्या होता है, -90 पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। फिर क्या होगा, डीपोलराइजेशन आती है। ओके, डीपोलराइजेशन को डीपोलराइजेशन को मैं जीरो फेज बोलूंगा। फिर डीपोलराइजेशन के बाद इनिशियली रीपोलराइजेशन आती है, फिर प्लेटो फेज आता है, फिर आपकी रीपोलराइजेशन आती है, फिर आपकी आरएमपी कंटिन्यू होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो आपका सबसे पहला फेज है जो कि डीपोलराइजेशन वाला होता है उसको बोलूंगा जीरो फेज। फिर आपकी इनिशियली रीपोलराइजेशन होती है, फेज 1। प्लेटो आता है, फेज 2। ओके, फिर आपका रीपोलराइजेशन आती है, उसको बोलते हैं फेज 3। क्लियर। अब जो फेज 0 है, फेज 0 को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं ये ओपन होते हैं, और सोडियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। और इन्फ्लक्स को कैसे शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो से, यानी सोडियम सेल के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक हो गया, फिर ये ऊपर जाता है। ओके, जब डीपोलराइजेशन की पीक आ जाती है तो इनिशियली रीपोलराइजेशन होती है। इनिशियल रीपोलराइजेशन कौन से चैनल्स के ओपन की वजह से होती है, वह है पोटेशियम चैनल। और पोटेशियम चैनल सेल के बाहर जाता होता है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर इफ्लक्स को शो किया है अपवर्ड एरो से। फिर आता है आपका फेज 2। फेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, जो आपके पोटेशियम चैनल ओपन थे, पोटेशियम चैनल क्या करवाते हैं, वो क्या करवाते हैं, इफ्लक्स करवाते हैं। यानी जो पोटेशियम होता है वो सेल के बाहर जाता है, लेकिन कैल्शियम आपका सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब दो चीजें एक दूसरे को अपोज कर रही है, यानी पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है और कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक फेज आता है। इस फेज को क्या बोलते हैं हम, प्लेटो फेज बोलते हैं, प्लेटो फेज बोलते हैं। क्लियर। तो ये वाला जो फेज है, ये डीपोलराइजेशन वाला फेज है, ये आपका इनिशियल या अर्ली रिपोलराइजेशन है। फिर उसके बाद जो इनिशियल रिपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल बाहर जा रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए या काउंटर करने के लिए कैल्शियम चैनल क्या होना शुरू हो गया, ओपन हो गया, जो सेल के अंदर एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से प्लेटो फेस आता है। फिर फाइनली क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाती है, वो इफ्लक्स करेंगे जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन होती है, और फाइनली आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट फेस कौन सा है, प्लेटो फेस। अभी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो प्लेटो फेस है, प्लेटो फेस में क्या होता है, प्लेटो फेस में जो कैल्शियम होता है वो सेल के अंदर एंटर होता है। कैल्शियम जो आपके मायोकार्डियम है उसके अंदर एंटर हो जाता है। ये एंटर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता होता है, लेकिन ये वाला कैल्शियम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करवा सकता, ये इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है। लाइक जो कैल्शियम होता है वो मायोकार्डियम में एंटर होता है, ये थोड़ा सा कैल्शियम होता है, दैट इज वाई ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं करवाता, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कराएगा। कैसे,
कैल्शियम सेल के अंदर एंटर हुआ, इसने एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना है जिसका नाम है राइनोडिन रिसेप्टर। राइनोडिन रिसेप्टर राइनोडिन रिसेप्टर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पड़े होते हैं। जब राइनोडिन रिसेप्टर पे कैल्शियम बाइंड होगा तो ये चैनल ओपन हो जाते हैं। जब ये चैनल ओपन हो जाते हैं तो सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा, यानी जो कैल्शियम मायोकार्डिया में एंटर हुआ उसने कैल्शियम को रिलीज करा दिया फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब कैल्शियम ज्यादा रिलीज हुआ तो उसने क्या करवा दिया, उसने ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया। ट्रोपोनिन सी ने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करा दिया। जब ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करा दिया तो जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स थी वो एक्सपोज हो गई, जिसकी वजह से वो मायोसिन से बाइंड करेगी और मायोसिन से बाइंड करेगी, क्रॉस ब्रिजेस आएंगे और क्रॉस ब्रिजेस के आने की वजह से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। यानी जो कैल्शियम प्लेटो फेज में एंटर हुआ था उसने क्या करवा दिया, सेल की कॉन्ट्रैक्शन करा दिया है, कार्डिक मसल की क्या करवा दिया, कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया है। ओके क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज। तो ये सारा पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बताया हुआ है। तो लेट्स डिस्कस द फेज जीरो। फेज जीरो क्या क्या होता है, ये आपका डीपोलराइजेशन वाला होता है। इसमें रैपिड अपस्ट्रोक होता है और डीपोलराइजेशन होती है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती है और सोडियम का इनफ्लक्स होता है। इसके बाद फेज वन है जिसको इनिशियल रिपोलराइजेशन कहते हैं। इसमें आपके जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं ये बंद हो जाते हैं और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। फेज टू सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें प्लेटो बनता होता है कि कैल्शियम सेल के अंदर एंटर हो रहा है, वो पोटेशियम जा रहा होता है। जो कैल्शियम एंटर होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवाता है और एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कराता होता है। मतलब जब मसल की जब डीपोलराइजेशन है उस डीपोलराइजेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन भी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे एक रिसेप्टर को मैंने मेंशन किया था, राइनोडिन रिसेप्टर। अगर राइनोडिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाए, अगर राइनोडिन रिसेप्टर हमेशा के लिए एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम हमेशा क्या रहेगा, रिलीज होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। ये जो राइनोडिन रिसेप्टर होते हैं सिर्फ कार्डिक मसल पे नहीं होते, ये स्केलेटल मसल में भी होते हैं। यानी अगर राइनोडिन रिसेप्टर में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। और जब म्यूटेशन होगी तो कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है तो वो एनर्जी को ज्यादा खाते हैं ना, तो इसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इसको बोलते हैं हम हाइपरथर्मिया। यानी जब हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी बुखार होगा और ये बुखार नॉर्मल तरीकों से कंट्रोल नहीं होगा। तो ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का मैकेनिज्म होता है जिसमें राइनोडिन रिसेप्टर की म्यूटेशन देखने को मिलती है। और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किस ड्रग से प्रेसिपिटेट होता है, जो राइनोडिन की म्यूटेशन को मजीद बढ़ा देती है। उसमें आपकी हैलोथेन आती है और आपकी सक्सिनाइल कोलिन होती है, जो कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है। ये जीए की ड्रग्स होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद फेज थ्री है। फेज थ्री पे आ जाते हैं। फेज थ्री क्या होता है, रिपोलराइजेशन वाला फेज होता है, क्लियर। इसमें रैपिड रिपोलराइजेशन होती है, बहुत सारा पोटेशियम का फ्लक्स होता है ड्यू टू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और कैल्शियम चैनल तो बंद हो गया। फेज फोर आपका रेस्टिंग पोटेंशियल वाला आ गया, हाई पोटेशियम परमिएबिलिटी थ्रू द पोटेशियम चैनल और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ओके, ठीक हो गया। इनसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका मेंटेन हो जाता होता है। अब स्केलेटल मसल में और आपके कार्डिक मसल में इनके एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। अब जो कार्डिक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें प्लेटो फेज होता है और प्लेटो फेज में कैल्शियम इनफ्लक्स होता है और क्या होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मार लेना, जो कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी कैल्शियम चाहिए, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को भी कैल्शियम चाहिए। ओके, लेकिन जो स्केलेटल मसल में जो कैल्शियम होता है वो अंदर वाला सही सारा काम करता होता है, लेकिन कार्डिक के अंदर क्या होता है, जो कार्डिक मसल होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए बाहर वाला कैल्शियम चाहिए होता है। क्योंकि जो बाहर वाला कैल्शियम होता है, जो बाहर से सेल के अंदर एंटर हुआ उसे नहीं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करा देना होता है। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हो या हाइपोकैल्सीमिया हो, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला जो कैल्शियम है वो चेंज हो जाए, तो वो स्केलेटल मसल के एक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने अंदर वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम को यूज करता है। लेकिन ये कार्डिक मसल के एक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट कर देता होता है, क्लियर, ठीक हो गया।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ले लेना है। इसके अलावा जो कार्डिक मसल होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं गैप जंक्शन से, मतलब अगर एक कार्डियोमायोसाइट एक्टिवेट होगा वो दूसरे कार्डियोमायोसाइट को एक्टिवेट कर देता होता है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। अब जो पेस मेकर पोटेंशियल होता है वो एसए नोड के पास होता है, ठीक है। अब रट्टा मार लेना, पेस मेकर का क्या मतलब होता है? पेस मेकर का मतलब है इंट्रिंसिक, ओके, इंट्रिंसिक स्टिमुलेशन। मतलब हम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल रखे हुए हैं जो खुद ब खुद फायर करते रहते हैं, उनके पास खुद ब खुद स्टिमुलेट होने की पावर होती है। जो पेस मेकर होता है हमारी बॉडी में वो 3 जगह पे देखने को मिलता है। पेस मेकर हमारी बॉडी में 3 जगह पे देखने को मिलता है। एक हार्ट में होता है, दूसरा जीआईटी में होता है और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपके मेडुला मेडुला के अंदर होता है। अब जो हार्ट में पेसमेकर होता है उसको एसए नोड कहते हैं, जो कि हार्ट के रिदम को और हार्ट के रेट को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया? ओके। जो जीआईटी में पेसमेकर है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल, और जब इनका ट्यूमर हो जाए तो उसको बोलते हैं जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। और जो मेडुला में जो होता है पेसमेकर उनको बोलते हैं प्रोबोट जिंगर सेल, प्रोबोट जिंगर सेल। और ये आपके रेस्पिरेटरी और ब्लड प्रेशर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, फेज जीरो। फेज जीरो का मतलब क्या होता है एक्शन पोटेंशियल में? आंखें बंद करके आप बता देना। फेज जीरो मतलब डीपोलराइजेशन है। फेज वन इनिशियल रिपोलराइजेशन। फेज टू क्या होती है? फेज टू आपका प्लेटू होता है। फेज थ्री रिपोलराइजेशन होती है। फेज फोर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। क्लियर? यानी यहाँ पे जो फेज फोर है वो क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन जो एसए नोड होते हैं, एसए नोड के पास खुद ब खुद फायर करने की पावर होती है। इसकी वजह क्या होती है? अल्लाह ताला ने एसए नोड के अंदर एक खास तरह के चैनल रखे हुए हैं जिनको बोलते हैं फनी करंट। ओके, फनी करंट, यहाँ पे फनी करंट का डिस्क्रिप्शन आएगी। ओके, फनी करंट है। ओके, जब ये फनी करंट होता है, फनी करंट आहिस्ता-आहिस्ता डीपोलराइजेशन कराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, तो एक्शन पोटेंशियल आपका आना शुरू हो जाता है। क्लियर? ठीक हो गया? और जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो डीपोलराइजेशन होती है, जिसको फेज़ 0 कहते हैं। इसमें कोई फेज़ 1 नहीं है, मतलब कोई इनिशियल रिपोलराइजेशन नहीं है, कोई 2 भी नहीं है, मतलब प्लेटू भी नहीं है, तो इसमें सीधा क्या आ जाएगा? फेज़ 3 आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया? तो अल्लाह ताला ने जो एसए नोड है उसके पास पेसमेकर एक्टिविटी कैसे रखी हुई है? तो अल्लाह ताला ने पेसमेकर एक्टिविटी कैसे रखी हुई है? एक खास तरह के चैनल से, उसको बोलते हैं फनी करंट। ओके, इनिशियली जो आपका होता है, ओके, जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वैसे आरएमपी तो प्रॉपर एग्जिस्ट ही नहीं करता एसए नोड में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, वो 60 होता है। ठीक हो गया? लेकिन जो फनी करंट होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता डीपोलराइजेशन करना शुरू कर देती है। डीपोलराइजेशन का मतलब है जो फनी करंट होते हैं ना, ये सोडियम को, ओके, सोडियम को, कैल्शियम को, ओके, मेनली वैसे सोडियम को और सोडियम को और पोटेशियम को सेल के अंदर भेजते रहते हैं। आहिस्ता, 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 आहिस्ता सेल के अंदर सोडियम को क्या करना शुरू कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब सोडियम सेल के अंदर एंटर होता रहेगा, तो जो पोटेंशियल होता है वो लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव होगा, यहाँ तक कि वो -40 के करीब पहुँच जाएगा। जब वो -40 को या थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेगा, तो आपके क्या होंगे? वोल्टेज गेटेड एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। जो फेज़ 4 है, इसमें भी कैल्शियम चैनल कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो होती है कि डीपोलराइजेशन है कि एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल कंट्रोल करते हैं। डिपोलराइजेशन हो गया तो रिपोलराइजेशन आपका पोटेशियम कंट्रोल करता है। क्लियर? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो आपका पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है वो मेनली एसए नोड और एवी नोड में होता है, लेकिन जो फायरिंग पावर होती है वो एसए नोड में ज्यादा होती है। दैट इज वाई जो पेस मेकर फंक्शन है वो एसए नोड ज्यादा करता होता है। सबसे पहले क्या होता है? फेज जीरो होता है। फेज जीरो को क्या बोलते हैं? अपस्ट्रोक या डिपोलराइजेशन कहते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया? क्लियर? यहाँ पे वो बता रहा है कि जो फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल परमानेंटली इनएक्टिव होते हैं। ओके, अब इसकी वजह क्या होती है? अब यानी हार्ट के अंदर जो, यानी जो एसए नोड होता है, एसए नोड में जो डीपोलराइजेशन होती है वो कैल्शियम चैनल कंट्रोल करते हैं, लेकिन वेंट्रिकल के अंदर जो आपके डीपोलराइजेशन होती है वो सोडियम चैनल कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो सोडियम चैनल होते हैं वो कब होते हैं, कब ओपन होते हैं?
जब आपका वोल्टेज -70 में होता है। लेकिन एसए नोड के अंदर जो वोल्टेज है वो -70 का एग्जिस्ट ही नहीं करता। -60 से स्टार्ट होता है, -40 पे जाता है। तो वो इसकी रीजन ये कह रहा है कि जो फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो परमानेंटली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसका जो है वोल्टेज -70 तक पहुंचता ही नहीं है। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा फेज 1 और 2 एब्सेंट होते हैं, मतलब इनिशियल रिपोलराइजेशन और प्लेटो फेज एब्सेंट होती है। फिर रिपोलराइजेशन होती है, वो पोटेशियम चैनल की वजह से होती है। फिर फेज 4 होता है जिसमें स्लो डीपोलराइजेशन होती है फनी करंट की वजह से। फनी करंट क्या करता होता है, सोडियम को इन्वर्ट करता होता है, पोटेशियम को भी बाहर करता होता है, मेनली सोडियम को करता होता है, कंट्रोल करता होता है। और इसी फनी करंट की वजह से जो एसए नोड और एवी नोड होते हैं इनमें ऑटोमेटिसिटी होती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है अपनी ही इम्पल्स को खुद ब खुद जनरेट कर जाते होते हैं। अब वो कहते हैं जो स्लोप ऑफ फेज 4 है वो क्या कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ओके, क्या मतलब इसका? ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो स्लोप होगा, मतलब अगर ये स्टीप हो जाएगा, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और अगर ये लेस स्टीप होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, जो आपकी कहने का मतलब है कि जो कैटेकोलामीन्स होती है, लाइक कहने का मतलब है कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन है। ओके, ठीक हो गया। ये क्या करती है, ये इस डीपोलराइजेशन वाले स्लोप को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता होता है। ओके, यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फनी करंट को ओपन करवा देता होता है। फनी करंट जब ओपन होते हैं तो ज्यादा डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा और हार्ट रेट भी बढ़ जाता होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन के जरिए काम करता होता है, और वो क्या करता है, जो डीपोलराइजेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। ओके, यानी जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डीपोलराइजेशन को बढ़ा देता है, यानी जो फनी करंट है उसके चैनल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली एसए नोड फायर करेगा। और जो आपका एसिटाइलकोलिन होती है ये डीपोलराइजेशन को कम कर देती है। इसके अलावा जो एडिनोसिन होती है वो भी डीपोलराइजेशन को इनहिबिट कर देती है। दैट इज वाई जो एडिनोसिन होती है ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग और चॉइस होती है, क्योंकि जो एडिनोसिन होती है ये क्या करती है, ये एवी नोड की डीपोलराइजेशन को कम कर देती है। जब एवी नोड की डीपोलराइजेशन को कम कर देती है तो जो एवी नोड के अराउंड कंडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है वो ठीक हो जाएगा। तो जो एडिनोसिन होती है वो ड्रग और चॉइस होती है फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये एक्शन पोटेंशियल। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं ईसीजी के बारे में। बस बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे ईसीजी का, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। तो हार्ट के अंदर जो कंडक्शन पाथवे होता है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है। हार्ट में सबसे पता आपको पता है कि जो एसए नोड होता है वो पेस मेकर होता है। एसए नोड की इन्फॉर्मेशन जाती है एट्रिया के पास, और एट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है। और जब एट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है तो पी वेव होती है। एक बेसिक प्रिंसिपल को रट्टा मारना कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो पहले होती है, और जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसके बाद आपको मैकेनिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होती है उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। दैट मीन्स जब एसए नोड एट्रिया को डीपोलराइज करेगा, तो जब एट्रिया की डीपोलराइजेशन होगी उसके बाद एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो एसए नोड से इंपल्स गई एट्रिया के पास, फिर एवी नोड के पास गई। और एवी नोड की क्या खास बात होती है, एवी नोड सबसे स्लोवेस्ट पाथवे होता है। एवी नोड क्या है, सबसे स्लोवेस्ट होता है। सबसे स्लोवेस्ट आपका एवी होता है। ठीक हो गया? ओके। और एवी नोड इज द ओनली कंडक्टिंग टिश्यू जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में जोड़ता होता है। ओके, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो एवी नोड के जरिए होता है। और जो एसए नोड होता है ये आपका पेस मेकर होता है। क्लियर? फिर आपकी इंफॉर्मेशन जाती है बंडल ऑफ हिस के पास, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और परकिंजी फाइबर। परकिंजी फाइबर ये समझ लो ये आपकी हाईवे है। सबसे ज्यादा जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो आपको परकिंजी फाइबर में देखने को मिलती है, यानी ये आपके हाईवे होते हैं। और सबसे स्लोवेस्ट आपको एवी नोड में देखने को मिलती होती है। ठीक है? जो लेफ्ट बंटल ब्रांच होती है, कहते हैं इसके दो फैसिकल्स होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर फैसिकल्स होते हैं, और इनका ब्लॉकेज भी आपको एमआई में देखने को मिलता है। अब जो हार्ट का पेस मेकर है वो एसए नोड होता है। अब एसए नोड की क्या लोकेशन है, एसए नोड आपके कहाँ पे पड़ा होता है, ये एसए नोड आपके राइट एट्रियम पे पड़ा होता है। जहाँ जहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होनी है, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम में कुछ प्रोजेक्शन वगैरह देखने को मिलती है, ट्रेबिकुले देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टा
टर्मिनालिस, ठीक हो गया। बस ये रट्टा मार लो कि जो एसए नोड होता है वो राइट एट्रियम के सुपीरियर पोर्शन पे होता है, जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होती है। पेसमेकर होता है, ओके, और स्लो फेज ऑफ अपस्ट्रोक होता है। विद स्लो फेज मतलब वो कैल्शियम चैनल से कंट्रोल होता है। जो एवी नोड होते हैं वो इंटर एट्रियल सेप्टम पे होती है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है एसए नोड की और एवी नोड की, दोनों की राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है। डेट मीन्स अगर पेशेंट को इंफीरियर वाल एमआई है, इंफीरियर वाल एमआई का मतलब क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी बंद हो गई है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी बंद हो गई है तो उसकी वजह से एसए नोड और एवी नोड काम नहीं करेंगे। खास तौर पर जब एसए नोड काम नहीं करेगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्लियर, ठीक हो गया। और एवी नोड सबसे स्लोवेस्ट होता है, यानी यहाँ पर आपको एवी नोडल डिले देखने को मिलता है तकरीबन 100 मिली सेकेंड का। अब एवी नोडल डिले का फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस ये होता है कि वेंट्रिकल की पहले आराम से फिलिंग हो जाए, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर एवी नोड बहुत जल्दी इम्पल्स को आगे भेज देता तो अभी वेंट्रिकल की फिलिंग हुई नहीं है, डायसली हुई नहीं है, लेकिन आपने क्या करवा दिया है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, डीपोलराइजेशन करवा दिया है और कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है। फिर इसके बाद आपके परकिंजी फाइबर होते हैं जो कि आपके हाईवे होते हैं। सबसे पहले रट्टा मारना पेस मेकर रेट, मतलब अगर ये पेस मेकर बन जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो पेस मेकर एक्टिविटी होती है वो एस से नोट की ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 100 तक आपको देखने को मिलती है। जो एवी नोट होती है उसकी आपको 60 तक हार्ट रेट देखने को मिलता है। बंडल ऑफ हीस इसका आपको 40 तक देखने को मिलता है। परकिंजी में आपको 30 टू 20 तक आपको देखने को मिलता होता है। ओके, दैट मीन्स के एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एवी डिसोसिएशन। एवी डिसोसिएशन का मतलब है कि जो एट्रिया होता है वो एसए नोड के रिदम पे बीट कर रहा है और जो वेंट्रिकल होता है वो परकिंजी के रिदम पे बीट कर रहा है। यानी उस कंडीशन में एट्रिया का जो रेट होता है वेंट्रिकल से बढ़ जाता होता है। सबसे ज्यादा पेस मेकर एक्टिविटी एसए नोड की होती है और सबसे कम वेंट्रिकल की होती है। लेकिन स्पीड ऑफ कंडक्शन के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन आपके परकिंजी फाइबर की होती है, उसके बाद एट्रिया की होती है, फिर वेंट्रिकल की होती है, फिर एवी नोड की होती है। एवी नोड तो सबसे स्लोवेस्ट होती है। एवी नोड सबसे स्लोवेस्ट होती है क्योंकि इन्होंने डिले कराना होता है फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग। और जो परकिंजी होते हैं ये आपके फास्टेस्ट होते हैं, ये आपके हाईवे पड़े हुए होते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ईसीजी पे आ जाते हैं। ईसीजी पे क्या होती है, ईसीजी पे आपको कुछ वेव्स देखने को मिलती है। ओके, दिस इज द पी वेव, ओके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, यू वेव और एक जे पॉइंट वगैरह भी आ जाता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो जो पी वेव होती है वो क्या शो करती है, पी वेव शो करती है, ओके, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। अब पी वेव की क्या सिग्निफिकेंस होती है, पी वेव की ये सिग्निफिकेंस होती है, सपोज क्या होता है, ओके, लेट मी टेल यू, इधर बनाते हैं। ओके, सबसे पहले पी वेव वगैरह को पढ़ लेते हैं। जो पी वेव होती है ये क्या शो करती है, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। और जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगी, एट्रियल सिस्टली होती है। और एट्रियल सिस्टली आपको कैसे नजर आती है, जेवीपी पर ए वेव के जरिए नजर आती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, अगर आपको ईसीजी पे पी वेव ही नहीं नजर आ रही, ओके सॉरी फॉर दैट, ओके, अगर आपको ईसीजी पर पी वेव नजर नहीं आ रही, पी वेव नजर नहीं आ रही, पी वेव एब्सेंट है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होती है, पी वेव आपकी एब्सेंट हो जाती है। इसके बाद अगर पी वेव, सपोज ये आपने ईसीजी ऐसे ड्रा किया, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया और ये टी वेव आ गया, तो अगर पी वेव नहीं आ रही तो क्या डिफरेंशियल बनेगा, ए फिब बनेगा। अगर पी वेव आ रही है, लेकिन पी वेव का लाइक अगर आप देखो पी वेव की क्या बढ़ गई है, पी वेव की वर्टिकल हाइट वगैरह बढ़ गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पी पल्म्यूनेल। ओके, पी पल्म्यूनेल वगैरह कहते हैं। और पी पल्म्यूनेल कब देखने को मिलती है, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट की वजह से। और राइट एट्रियम इनलार्जमेंट कब होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। इसके बाद अगर पी वेव ऐसी हो गई है, लाइक पी वेव थोड़ी सी लंबी हो गई है, ओके, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, टी वेव आ गया, तो उसको बोलते हैं पी माइट्रेल। और जो पी माइट्रेल होती है ये आपको माइट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये चीज आपको बता दी है। इसके बाद ईसीजी पे आता है आपका पीआर सेगमेंट। अब पीआर सेगमेंट और पीआर इंटरवल, इसमें क्या फर्क होता है, जो पीआर सेगमेंट होता है ये पी वेव के खत्म होने से लेकर, यानी पी वेव के एंड से लेकर क्यू वेव के स्टार्टिंग से होता है। जबकि पीआर इंटरवल क्या होता है, इसमें पूरी पी वेव आ जाती है। मतलब जो पी आर इंटरवल है वो स्टार्ट ऑफ पी से लेकर एंड ऑफ या स्टार्ट ऑफ क्यू,
जबकि पी आर सेगमेंट क्या है, एंड ऑफ पी से लेकर स्टार्ट ऑफ क्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पी आर इंटरवल। ओके, पी आर इंटरवल। अब पी आर इंटरवल आपका इंपॉर्टेंट होता है। ओके, पी आर इंटरवल। ओके, अब पी आर इंटरवल शो क्या करता है? पी आर इंटरवल शो करता है एवी नोडल कंडक्शन को, मतलब जो इम्पल्स है वो एवी नोड के थ्रू पास कर रही है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ओके, यानी अगर इम्पल्स ने एट्रिया से लेकर वेंट्रिकल में जाना है अक्रॉस द एवी नोड, तो वह ईसीजी में कौन सा टाइम फ्रेम होता है? वो पी आर इंटरवल होता है। ठीक हो गया। अब पी आर इंटरवल अगर बढ़ जाता है, अगर पी आर इंटरवल 200 मिली सेकेंड से बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। ओके, और ये किस में देखने को मिलता है? एवी ब्लॉक्स में देखने को मिलता है। क्लियर? एवी ब्लॉक्स में देखने को मिलता है। अब जो एवी ब्लॉक होते हैं वो फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है और जो थर्ड डिग्री होता है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है? फर्स्ट डिग्री के अंदर जो पी आर इंटरवल होता है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, लेकिन कोई बीट मिस नहीं होती। क्लियर? कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिस नहीं होता। सेकंड की दो होती है, मूबिट्स टाइप 1 और मूबिट्स टाइप 2। जो मूबिट्स टाइप 1 है इसमें पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा होता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा होता है, यहाँ तक कि एक बीट मिस हो जाती है। क्लियर? ठीक हो गया। जबकि मूबिट्स टाइप 2 में क्या होता है? पी आर इंटरवल कांस्टेंट होता है और एक बीट मिस हो जाती है। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है? इसको एवी डिसोसिएशन कहते हैं। और एवी डिसोसिएशन के अंदर क्या होता है? एट्रिया अपने रिदम पे बीट कर रहे हैं और वेंट्रिकल अपने रिदम पे बीट कर रहे हैं। एट्रिया ऐसे नोट के रिदम पे बीट कर रहे हैं जिसकी वजह से एट्रिया का रेट ज्यादा होता है वेंट्रिकल की निस्बत, क्योंकि वेंट्रिकल पर किंजी के रिदम पे बीट कर रहे हैं। तो ये पी आर इंटरवल की सिग्निफिकेंस आ गई है। इसके बाद अगला चलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में जो क्यू वेव होती है, ज्यादातर ईसीजी में क्यू वेव देखने को मिलती नहीं है, लेकिन अगर क्यू वेव डीप हो जाए, डीप हो जाए और डीप पॉइंटेड शार्प हो जाए, तो ये आपके प्रीवियस एम आई को शो करती है, प्रीवियस एम आई वगैरह को शो करती है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है जो कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को शो करता है। अब जो एट्रिया की डीपोलराइजेशन है उसके लिए पी वेव है, लेकिन जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन है वो आपको ईसीजी पर नजर नहीं आती, क्योंकि वो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन के साथ मर्ज हो जाती है। फिर इसके बाद एक यूनिफॉर्म लाइन आती है जिसको जे पॉइंट कहते हैं। फिर इसके बाद एस टी सेगमेंट आता है। एस टी सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? क्योंकि ये आपको एम आई में देखने को मिलता है। ओके, अब एस टी सेगमेंट अगर बढ़ जाता है और कार्डिक एंजाइम भी बढ़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टेमी। ओके, यानी एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई। और अगर कार्डिक एंजाइम पॉजिटिव है और एस टी सेगमेंट क्या हुआ हुआ है, डिप्रेस हुआ हुआ है, तो उसको बोलते हैं एन स्टेमी, यानी नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है। इसके बाद आती है टी वेव। टी वेव भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर टी वेव टाल टेंटेड हो तो ये हाइपरकलीमिया में होती है, और अगर टी वेव इन्वर्टेड हो जाए तो ये आपको हाइपोकलीमिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको एम आई में देखने को मिलती है। कुछ केस में आपको यू वेव भी देखने को मिलती है। यू वेव प्रोमिनेंट होती है किसमें? हाइपोकलीमिया में। और यू वेव क्या शो करती है? यू वेव ये शो करती है कि जो आपके जो परकिंजी फाइबर है और जो आपके पैपिलरी मसल है, परकिंजी और पैपिलरी, उनकी क्या हो गई है? डिलेड रिपोलराइजेशन हो गया है। परकिंजी और पैपिलरी मसल की रिपोलराइजेशन के लिए यू वेव होती है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा सारा। ओके, क्लिनिकल कोरिलेटिव वगैरह भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके 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 ओके। तो एक बेसिक चीज बता देता हूँ, जब भी आपने ईसीजी पढ़नी है आपने क्या करना होता है। सपोज जब भी आपने ईसीजी देखनी है सबसे पहले आपने क्या देखना होता है? आपने लीड 2 को देखना होता है, क्योंकि लीड 2 क्या होती है? रिदम लीड होती है। सबसे पहले आपने लीड 2 को पकड़ना है ईसीजी में। ओके, लीड 2 में आपने रिदम को देखना है, रिदम को नोट करना है। अगर जो रिदम है इरेगुलरली इरेगुलर है, इरेगुलरली इरेगुलर है, मतलब रिदम बिल्कुल इरेगुलर है, तो तीन पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तीन पॉसिबिलिटी वो कौन कौन सी होती है? एक आपका ए फिब होता है। ओके, एक आपका मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया होता है, और दूसरा तीसरा साइनस एरिथमिया होता है। ठीक हो गया। ओके, अब ए फिब के अंदर क्या होता है? अगर आपको इरेगुलरली इरेगुलर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और कोई पी वेव नहीं मिल रही, तो आपने एट्रियल फिब्रिलेशन में जाना है। अगर आपको तीन या तीन से ज्यादा पी वेव मिल रही है तो आपने मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में जाना है। तीन या तीन से डिफरेंट पीक्स आती है, पी वेव आती है, और साइनस एरिथमिया में आपको नॉर्मल पी वेव देखने को मिलती है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा आपने अगला काम क्या करना होता है? अगर आपने रिदम को देखा, रिदम रेगुलर है। ओके,
फिर आपने क्या करना होता है, आपने रेट को निकालना होता है। अब रेट को निकालने के लिए दो जो आर आर होते हैं, ओके, आर आर, सपोज ये एक पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया और ये आ गया, तो दो आर के दरमियान आपने फासला देखना होता है, ठीक हो गया, ओके। और जितने बिग स्क्वायर आते हैं उसको आपने 300 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल 4 बिग स्क्वायर आ रहे हैं तो हार्ट रेट आपका 75 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ईसीजी पे क्या करना होता है, ओके, लेट मी राइट देयर। तो सबसे पहले ईसीजी पे आपने रिदम देखना होता है, ओके। दूसरा आपने रेट देखना होता है, ये दोनों आप लीड 2 पे काम करोगे। तीसरा आपने एक्सेस को फाइंड करना होता है, एक्सेस के लिए आप लीड 1 और एवीएफ वगैरह को देखोगे, ओके, ठीक हो गया। अगर एवीएफ के अंदर अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उल्टा हुआ पड़ा है, इसका मतलब है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, और अगर 1 में उल्टा हुआ पड़ा है तो राइट एक्सिस डेविएशन है। फिर आपने और क्या देखना होता है, ओके, फिर आपने ये देखना है कि हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पी वेव आ रही है या नहीं आ रही, ओके, कि नॉर्मल साइनस रिदम है या नहीं, नॉर्मल साइनस रिदम है या नहीं। फिर आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वगैरह को और टी वेव वगैरह को देखना होता है। फिर आपने पी आर सेगमेंट वगैरह, एस टी सेगमेंट, यू वेव और एक्स्ट्रा चीजें देखनी होती है। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है ईसीजी का, ओके। बाकी ये ईसीजी वाली क्लास नहीं है तो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। शुड वी कंटिन्यू फर्दर, क्योंकि फिजियोलॉजी फिनिश नहीं हुई है, या आज के लिए काफी है। रिपीट हेलोथेन और सक्सिनाइल कोए वाला टॉपिक। जो हेलोथेन और सक्सिनाइल कोए होती है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसमें राइनोडिन रिसेप्टर की म्यूटेशन है, सक्सिनाइल कोलिन और हेलोथेन क्या करती है, इस राइनोडिन रिसेप्टर को मजीद खराब कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा और ज्यादा फीवर करा देगा, जिसको मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं, ओके। तो क्या आज के लिए इनफ है या आगे कंटिन्यू करें? एक्सिस डेविएशन समझ नहीं आई। हाँ, वो ईसीजी वाला एक है चीज, तो उसमें हम अच्छे से कवर कर लेंगे। सेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर इन द ग्रुप, यस वो तो हम शेयर करते हैं। तो मुझे बता दो कि इसको कंटिन्यू करे या फिर बस कर दे, या मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं। शुड वी प्रोसीड, आप देख लियो जो आपको सही लगता है। मुझे तो ये लगता है कि आज सारा सीवीएस फिनिश करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सीवीएस। चलो ठीक है फिर, इनफ।